नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। गणतंत्र दिवस पर भारत में हमले की फिराक में आतंकी संगठन, सुरक्षा एजेंसियों की खुफिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। गणतंत्र दिवस पर भारत में आतंकी हमले की फिराक में है आतंकी संगठन, सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। 26 जनवरी पर दिल्ली, पंजाब समेत देश के कई शहरों में इनपुट मिला है आतंकी साजिश का। देश के बड़े शहरों में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। भारत में होने वाले G20 समिट पर भी आतंकियों की नजर है। सुरक्षा एजेंसियों की खुफिया रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। भारत में होने वाले G20 समिट पर भी आतंकियों की नजर है। G20 समिट पर बड़ी आतंकी स्ट्राइक करने की फिराक में है आतंकी संगठन। अवैध रोहिंग्याओं के जरिए 26 जनवरी को दिल्ली में हमले की तैयारी में है आतंकी संगठन। खुफिया एजेंसी ने रिपोर्ट जारी की है और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली, पंजाब समेत देश के कई शहरों में आतंकी हमले हो सकते हैं। आईबी ने आज अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और इस्लामिक स्टेट, अल-कायदा ये आतंकी हमले करवा सकता है दिल्ली समेत कई राज्यों में 26 जनवरी के मौके पर। इसी के चलते दिल्ली, पंजाब और देश के कई बड़े शहरों में आतंकी हमले हो सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है, जिसके लिए ISI ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गों की मदद ली है। सुरक्षा एजेंसियों को इस संबंध में एक गोपनीय रिपोर्ट मिली है। देश में होने वाले G20 समिट पर भी इस्लामिक स्टेट, अल-कायदा की साइबर विंग साइबर स्पेस पर काफी एक्टिव हो चुकी है और समिट के दौरान बड़े साइबर हमले करने की फिराक में है। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। आतंकी संगठन अवैध रोहिंग्याओं के जरिए 26 जनवरी को दिल्ली में किसी बड़े हमले की फिराक में है, उसकी तैयारी कर रहे हैं आतंकी संगठन। खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए न्यूज रूम से नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। आईबी ने आतंकी हमले की साजिश की आशंका जताई है 26 जनवरी को, जिसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। क्या कुछ अपडेट है? जी देखिए पूजा, बिल्कुल 26 जनवरी को लेकर पूरी तरीके से जो है अलर्ट हुआ पड़ा है। दिल्ली पुलिस की बात की जाए तो दिल्ली पुलिस तमाम जगहों पर चेकिंग का अभियान चालू कर दिया गया है। जिस तरीके से 26 जनवरी की नज़दीकें आ रही हैं तो उसको देखते हुए आतंकी हमले भी जो है अलर्ट के जो यहाँ पर सूचना दे रहे थे कि आतंकी हमला भी हो सकता है, तो उसको देख के खुफिया एजेंसियों के द्वारा सूत्रों से खबर है कि इस तरीके की जो कहीं ना कहीं अलर्ट पूरी तरीके से कर दिया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस तरीके की जो 26 जनवरी पे जो है आतंकी हमले को लेकर जो है पुलिस पहले भी अलर्ट थी, उससे पहले भी अलर्ट रहती थी, लेकिन अब की बार जिस तरीके से जो दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट कर दी गई है। यहाँ पर अलग सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चौक चौबंद है, क्योंकि 26 जनवरी और दिल्ली जो एक पॉश इलाका है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर आतंकी हमले के जो पहले भी यहाँ पर खबरें आती थी कि आतंकी हमले की यहाँ पर जो है सूचना आती रहती थी, लेकिन अब की बार पहले से ही जो है दिल्ली पुलिस पहले सतर्क कर दी गई है, क्योंकि 26 जनवरी और G20 सम्मेलन भी जो है यहाँ पर होने जा रहा है। तो उसको देखते हुए पूरी तरीके से जो है अलर्ट कर दिया गया कि जो दाऊद इब्राहिम है उन्होंने जो है आतंकी हमले के जो पहले संगठन थे, जो खुफिया एजेंसी के द्वारा पता लगता था कि आतंकी हमला जो है यहाँ पर होने वाला था, तो उसको देखते हुए जो है तमाम चेकिंग अभियान यहाँ से शुरू कर दिए गए हैं। और यहाँ पर जो 26 जनवरी की बात की जाए तो 26 जनवरी पे पहले से पहले जो है दिल्ली पुलिस पहले से अलर्ट है, क्योंकि लोग बागों की चेकिंग भी अभी से स्टार्ट कर दी गई है। अलग अलग तरीके से यहाँ पर एजेंसियाँ लगा दी गई हैं, जो एजेंसी जो है चेक करेंगी, क्योंकि 26 जनवरी एक गणतंत्र दिवस के दिन जो है यहाँ पर जो है लाल किले पर जो पूरी तरीके से तैयारी जो है चौक चौबंद रहती है। उसी को देखते हुए पहले से ही तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद कर दिए गए हैं, तैनात कर दिए गए हैं और सब चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल नितिन, गोपनीय रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि देश में होने वाले G20 समिट पर भी आतंकी संगठनों की नजर है। अगर वो 26 जनवरी में आतंकी हमले की साजिश में नाकामयाब होते हैं तो उनकी नजर G20 पर होने वाले समिट पर भी है। इसको लेकर क्या कुछ सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया गया है और क्या कुछ तैयारियां की गई है? जी देखिए पूजा, बिल्कुल इस तरीके की जो खबरें सामने आ रही थी कि आतंकी हमला यहाँ पर होने की जो सूचना थी आ रही थी, खुफिया एजेंसियों के द्वारा भी बताया जा रहा था कि अलर्ट कर दिया गया 26 जनवरी पे आतंकी हमले की बात यहाँ पर कही जा रही थी। लेकिन उसके बाद जो यदि 26 जनवरी पे सक्षम नहीं होती तो G20 की बात की जाए तो जो सम्मेलन यहाँ पर होने वाला है, तो उसमें भी जो है कहने की बात थी कि आतंकी हमला यहाँ जो है G20 में भी होने के सम्मेलन में भी किया जा सकता था। लेकिन उसके बाद एजेंसियाँ जो यहाँ पर लगाई थी, खुफिया एजेंसी यहाँ पर लगाई थी, उन्होंने बताया था कि G20 से एक सम्मेलन
में भी जो है आतंकी हमला होने का भी जो है खतरा मंडरा रखा था। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर चप्पे चप्पे पर नज़र बनाए हुए तमाम फोर्स यहाँ पर लगा दी गई, एजेंसियाँ लगा दी गई हैं। जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी भी जो है चेकिंग कराई जा रही है, तमाम जगहों पर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। जिस तरीके से आतंकी हमले होने की यहाँ पर फिराक में यहाँ लगे हुए थे कि दिल्ली के अंदर जो है आतंकी हमला क्या होने की संभावना थी, तो उसी को देखते हुए पहले से जो है खुफिया एजेंसियाँ जो यहाँ पर लगाई जा रही थी, तो उन एजेंसियों के द्वारा जो है यहाँ पर पूरी तरह चौक चौबंद कर दी गई। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चौक चौबंद कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस जो है तैनात कर दी गई है। तमाम जगह बॉर्डर पे जो है चेकिंग की जा रही है, बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग कर रही है दिल्ली पुलिस। और साथ ही इस तरीके की जो यहाँ पर जांच पड़ताल मिली थी और साथ ही इस तरीके के जो आतंकी हमले होने की जो खबर यहाँ पर सामने आ रही थी, तो 26 जनवरी को देखते हुए तमाम जगहों पर जो है छापे जो है तुरंत दिल्ली पुलिस जो है चेकिंग कर रही है और जा जाके गेस्ट हाउसों में भी चेकिंग कराई जा रही है। तो उसी को कहीं ना कहीं इस तरीके से देखा जा सकता है कि 26 जनवरी और G20 सम्मेलन जो यहाँ पर भारत के अंदर होने वाला था, तो उसको भी जो है पूरी तरीके से चौक चौबंद यहाँ लगा दी गई है। क्योंकि इस तरीके के जो आतंकी हमला था जो कि 26 जनवरी पर नहीं होता, तो उसको देखते हुए यहाँ पर G20 सम्मेलन जो हो रहा था, तो उस पर भी जो है कहीं आतंकी हमला होने की जो संभावना थी, तो उसको देखते हुए बताया जा रहा है कि 26 जनवरी पर दिल्ली और पंजाब में आरडीएस ब्लास्ट की आतंकियों की प्लानिंग है। दिल्ली और पंजाब समेत कौन कौन से राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है, सुरक्षा बल को अलर्ट पर रखा गया है? ये देखिए बिल्कुल इस तरीके की जो यहाँ पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा तमाम जो राज्य यहाँ पर लगे हुए हैं पाकिस्तान के द्वारा लगाए गए हैं, तो उनके जो राज्यों में जो है चौक सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो पंजाब, हरियाणा के अंदर और दिल्ली के अंदर जो सबसे पहले महत्वपूर्ण जगह जो है दिल्ली है। क्योंकि बड़े बड़े मिनिस्टर्स यहाँ रहते हैं, तमाम बड़े बड़े नेता यहाँ रहते हैं, तमाम बड़े बड़े लोग यहाँ रहते हैं। तो उसी को देखते हुए जो है दिल्ली में सबसे ज़्यादा आतंकी हमले का खतरा मंडराता रहता है और उसी को देखते क्यों तमाम यहाँ पर लोग रहते हैं। और साथ ही पंजाब से मिला हुआ है तो दिल्ली, तो उसी को देखते हुए यहाँ पर जो बॉर्डर्स को जो है पहले ही सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर तैनात कर दी गई है। क्योंकि पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में भी जो है पंजाब पुलिस पहले से ही बॉर्डरों पर चेकिंग स्टार्ट कर दी गई है। क्योंकि 26 जनवरी और G20 सम्मेलन जो होना है, तो उसी को देखते हुए यहाँ पर चेकिंग अभियान अभी से शुरू कर दिया गया। क्योंकि जो पॉस इलाके यहाँ पर हैं, आसपास के इलाके, क्योंकि इनके देखा जाए कि इस तरीके के दिल्ली के अंदर जो है गेस्ट हाउसों को भी चेक किया जा रहा है। और साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस तरीके के जो लोगों की कहीं सूचनाएं मिलती है, कोई कुछ भी बैग मिलता है, तो उसको तुरंत दिल्ली पुलिस को सूचनाएं दे, क्योंकि एजेंसियां वहां पर पहुंचेंगी। एजेंसियां तुरंत अब की बार जो एजेंसियां ने अपने ऊपर जो है पूरी तरीके से यहाँ पर अमल रखी हुई है और एजेंसियां पूरी तरीके से नज़र बनाए हुए हैं। एजेंसियों का द्वारा कहा जा रहा है, जो गोपनीय एजेंसी हैं उनका भी यही कहा जा रहा है कि इस तरीके की आतंकी हमले की जो सूचना यहाँ मिल रही थी, तो उसको देखते हुए पूरी तरीके से चप्पे चप्पे पर नज़र बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल नितिन, दिल्ली में भी हाल ही में 2 आतंकियों को अरेस्ट किया गया है। पूछताछ में सामने आया कि उनका विदेशों में बैठे खालिस्तानियों से फंडिंग उनकी हो रही थी, खालिस्तानियों से कनेक्शन में थे। क्या उनसे भी पूछताछ में कुछ और जानकारी निकलकर सामने आई है? क्या वो भी इस आतंकी हमले में शामिल हो सकते हैं? क्या कुछ सुरक्षा बलों की पूछताछ में जानकारी सामने आई है? जी देखिए पूजा, बिल्कुल जिस तरीके से 2 आतंकी आज दिल्ली में गिरफ्तार हुए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है, तो उनने जो है अपना आतंकी जो कनेक्शन बताया वो खालिस्तानियों के द्वारा बताया जाए। खालिस्तानियों से उनसे जो फंडिंग थी वो खालिस्तानियों के द्वारा भेजी जा रही थी। दिल्ली के अंदर जो पकड़े गए हैं आज दिल्ली पुलिस उनसे पूछताछ में भी लगी हुई है और तमाम जगहों पर चप्पे चप्पे पर नज़र बनाए हुए। क्योंकि इस तरीके के जो आज 2 आतंकी यहाँ पकड़े गए हैं, तो उन आतंकियों की वजह से पूरी दिल्ली में जो है चौक चौबंद कर दी गई है सुरक्षा व्यवस्था। और तमाम जो है गोपनीय एजेंसी थी, उन एजेंसियों के द्वारा भी यही बताया जा रहा है कि अभी इनसे जो है पूछताछ की जा रही है, कहाँ और इनके साथ के लोग हैं, उन लोगों के बारे में पता किया जा रहा है कि आखिरकार इनके साथ में कोई और तो नहीं है। क्योंकि आज जो दिल्ली पुलिस ने 2 आतंकियों को पकड़ा है, उनसे जो पूरा बताया गया कि उन्होंने खुद ही ये बात कही है कि खालिस्तानियों के द्वारा जो फंडिंग यहाँ आ रही थी वो खालिस्तान के द्वारा भेजी जा रही थी। और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के यहाँ पर लोगों की जो संभावना थी, जो लोग यहाँ रहते हैं, उन लोगों पर पूरी तरीके से नज़र बनाई हुई थी। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है इस तरीके की जो अभी पूछताछ है, पूछताछ जारी है, लेकिन उसके बाद में अब पता चलेगा कि आखिरकार इनका कनेक्शन और भी कहीं ना कहीं निकल सकता है। क्योंकि इस तरीके की जो आतंकी हमला 26 जनवरी और G20 सम्मेलन को लेकर इन्होंने बताया कि G20 सम्मेलन से भी बड़ा खतरा यहाँ मंडरा रखा था। तो उसी को देख के आतंकी हमला पूरी तरीके से इसमें पुलिस जो है चौक चौबंद कर दी गई, चप्पे चप्पे पर नज़र बनाई हुई है। दिल्ली पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर जो है चेकिंग कर रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस तरीके की जो घटना होती हैं, उन घटना को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस पहले से ही सतर्क खड़ी हुई है। बिल्कुल नितिन, दिल्ली पुलिस पहले से ही तैयार है। एक सवाल ये भी उठता है कि जब इस तरीके का अलर्ट जारी किया जाता है, तो जो आम लोग हैं वो थोड़ा डर के साए में आ जाते हैं, उनमें दहशत का माहौल हो जाता है। तो उन लोगों को सावधानी बरतने के लिए कैसे जागरूक किया जा रहा है? उनको कैसे दिल्ली पुलिस या स्थानीय पुलिस समझा रही है कि उनको डरने की नहीं, सावधान रहने की जरूरत है? इसके लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं?
जी देखिए, बिल्कुल इस तरीके की जो घटना आज सामने आई है, 2 आतंकियों को पहले से ही गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ चल रही है और साथ ही इस तरीके के जो आतंकी हमला होने की साजिश यहाँ बचाई जा रही है कि दिल्ली के अंदर 26 जनवरी को देखते हुए तो उसी को जो यहाँ के आम लोग हैं, जो दिल्ली के अंदर लोग रह रहे हैं या आसपास के इलाकों में लोग रह रहे हैं, क्योंकि नोएडा भी सटा हुआ है तो दिल्ली से ही है, तो तमाम बॉर्डरों पर पहले से ही चेकिंग चल रही है। लेकिन दिल्ली पुलिस लोगों से यही अपील कर रही है, यदि किसी को कोई भी किसी तरीके की जो वस्तुएँ मिलती हैं पड़ी हुई रोड पर, वो तुरंत जो है दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म करें, उससे पहले अपने हाथों में ना लें इस चीज़ को देखते हुए, क्योंकि रोडों पर जो बैग वगैरह भी लोग छोड़ जाते हैं, तो उसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस लोगों से अपील कर रही है, कोई भी किसी चीज़ की डरने की जरूरत नहीं है। इस तरीके की जो घटनाएं सामने आ रही है, क्योंकि आतंकी हमले से जो तमाम लोग डरे हुए हैं, क्योंकि आतंकी हमला एक बहुत ही तरीके से यहाँ पर जो है 26 जनवरी जो है गणतंत्र दिवस के दिन जो है यहाँ पर होने की संभावना थी, तो उसी संभावना से लोगों से अपील कर रही है दिल्ली पुलिस की कोई डरे ना। इस तरीके की जो वस्तुएं या किसी लोगों के साथ में कोई आपको कोई वैसा लोग दिखता है कि इस तरीके के जो लोग देखें कि आतंकी हमले की जो साजिश में है या कोई भी अनजान व्यक्ति वहाँ पर नजर पड़ता है, तो उसकी तुरंत जो है दिल्ली पुलिस को सूचना दे। कंट्रोल रूम वहाँ बनाए गए हैं और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इस तरीके की घटना होती है तो वो कंट्रोल रूम को जो है पहले जो है सूचित करें, उसके बाद दिल्ली पुलिस के जो पास ही इलाके हैं और साथ ही जो पुलिस चौकी है, तमाम जो पुलिस फोर्स वहाँ तैनात करी गई, उन पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन की जाए इस तरीके की जो घटना को, या कोई भी व्यक्ति वहाँ पर इधर से उधर घूमता हुआ नजर आया, कोई वैसा व्यक्ति आपको अनजान व्यक्ति वहाँ घूमता नजर आए, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी दिल्ली पुलिस को दी जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन इस अपडेट के लिए आपका। तो एक और बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, राम मंदिर पर आतंकी हमले की बड़ी साजिश की आशंका जताई गई है। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। जैश ए मोहम्मद ने इस हमले की साजिश रची है। खुफिया एजेंसियों ने यह जानकारी दी है, अलर्ट जारी किया है। राम मंदिर पर बड़े आतंकी हमले की साजिश का अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने यह अलर्ट जारी किया है। खुफिया एजेंसियों ने जानकारी दी है कि आतंकी संगठन राम मंदिर पर किसी बड़े हमले की साजिश के फराक में है। जैश ए मोहम्मद ने इस हमले की साजिश रची है। नेपाल के रास्ते भारत में घुस सकते हैं आतंकी। राम मंदिर में सुसाइड बॉम्ब के जरिए हमला करने की साजिश है आतंकियों की। अलर्ट के बाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़े कर दिए हैं। खुफिया अलर्ट के बाद विश्व हिंदू परिषद का बयान भी सामने आया है। राम मंदिर की सुरक्षा पुख्ता कर दी गई है। यहां पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इतनी सुरक्षा बढ़ा दी गई है राम मंदिर की। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिनव आनंद जुड़ गए हैं अयोध्या से। अभिनव, राम मंदिर पर आतंकियों की बड़े हमले की साजिश की आशंका जताई गई है। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको बता दो कि आज सुबह ही नई दिल्ली में 2 आतंकी गिरफ्तार किए, जिसके बाद अयोध्या में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं अयोध्या के राम मंदिर को लेकर ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। और आपको बता दें कि अयोध्या धाम में प्रवेश वाले जो भी एंट्री पॉइंट्स है, वहाँ पर पुलिस ने एकदम अपने चाक चौबंद स्थापित किए हुए हैं। 4 पहिया हो या 2 पहिया हो, किसी कोई प्रकार का वाहन आ रहा है तो उसकी चेकिंग की जा रही है। उसका आधार कार्ड चेक करके परिचय पत्र दिखा करके ही प्रवेश दिया जा रहा है। अभिनव, खुफिया एजेंसियों ने कहा है कि जैश ए मोहम्मद ने आतंकी हमले की साजिश रची है और आतंकी जो है नेपाल के रास्ते भारत में घुस सकते हैं। तो किन किन सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रखा गया है, किस तरीके से अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है ताकि आतंकियों की जो नापाक साजिश है उसको नाकामयाब किया जा सके? ऐसे में जी सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि ऐसे में जब इतनी बड़ी वारदात हो गई है तो ऐसे में नेपाल के रास्ते घुसपैठियां ना घुसने पाए, इसलिए तमाम एजेंसियां लगाई गई हैं जो अयोध्या धाम के अलावा भी पूरे भारत में सुरक्षा दे रहे हैं। अभिनव, लोगों की आस्था से जुड़ा है राम मंदिर और राम मंदिर का करीब 60% काम भी पूरा हो चुका है। ऐसे में आतंकियों की राम मंदिर पर नजर होना वाकई चिंता की बात है। और क्योंकि इसका 60% काम पूरा हो चुका है, जल्द ही ये निर्माण पूरा हो जाएगा और राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसे में आतंकी संगठन जरूर इसको नुकसान पहुंचाने की कवायद में जुटे होंगे। किस तरीके से सुरक्षा बल उनकी इन नापाक साजिशों को नाकाम करने में जुटे हैं? बिल्कुल, आपको बता दूं कि इसके पहले भी, हालांकि अयोध्या में पहले भी हमला हो चुका है। सन 2003 में ही एक बार आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 4 आतंकियों को मार गिराया गया था। वो लोग अयोध्या में आकर और अयोध्या राम मंदिर को ध्वस्त करने की साजिश रच रहे थे। अभिनव, अयोध्या जो राम मंदिर है, राम मंदिर के परिसर की बात की जाए तो आसपास किस तरीके से सुरक्षा की निगरानी की जा रही है, व्यवस्थाओं की?
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इसके अलावा एनएसजी कमांडो और आरएएफ और लगभग सारी बटालियन यहाँ अयोध्या में पहुंच चुकी है, जिससे अयोध्या की सुरक्षा कई मायने में बढ़ा दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव इस अपडेट के लिए आपका। वहीं उन्नाव कांड में दोषी कुलदीप सेंगर को अंतरिम जमानत दी गई है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। उन्नाव कांड में दोषी पाए गए कुलदीप सेंगर को अंतरिम जमानत दी गई है। कुलदीप सिंह सेंगर को 14 दिन की अंतरिम जमानत मिली है। बेटी की शादी में शामिल होने के लिए कुलदीप सेंगर को जमानत दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को अंतरिम जमानत दी है। 27 जनवरी से 10 फरवरी तक अंतरिम जमानत दी गई है। उन्नाव रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहा है कुलदीप सेंगर और उसने जमानत के लिए कोर्ट में याचिका डाली थी, जिसको कोर्ट ने मंजूर कर दिया है और 14 दिन की अंतरिम जमानत रेप के आरोपी कुलदीप सेंगर को दी गई है। 27 जनवरी से 10 फरवरी तक की अंतरिम जमानत दी गई है। कुलदीप सेंगर को बेटी की शादी में शामिल होने के लिए उसको ये जमानत दी गई है। उन्नाव रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहा है कुलदीप सेंगर और उन्नाव कांड में दोषी है कुलदीप सेंगर, जिसको अंतरिम जमानत मिल गई है। कुलदीप सिंह सेंगर को 14 दिन की अंतरिम जमानत दी गई है। तो बेटी की शादी में शामिल होने के लिए कुलदीप सेंगर को यह अंतरिम जमानत दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर की अंतरिम जमानत याचिका स्वीकार की है। 14 दिन की उनको जमानत दी गई है। 27 जनवरी से 10 फरवरी तक अंतरिम जमानत पर रहेगा कुलदीप सेंगर। वहीं सीधे आपको गोरखपुर लिए चलते हैं, जहां पर पत्रकारिता संगोष्ठी कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं और पत्रकारों से संवाद कर रहे हैं। अयोध्या धाम से पधारे आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारक आचार्य मंत्री मिथिलेश नंदन शरण जी महाराज, जिनके विशिष्ट उद्बोधन को अभी यहाँ पर आप सबने सुना है। जीबी पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, वरिष्ठ पत्रकार, स्तंभकार और साहित्यकार सम्मानित श्री बद्री नारायण जी, दैनिक जागरण के स्थानीय संपादक सम्मानित श्री मदन मोहन जी, राष्ट्रीय सहारा के स्थानीय संपादक सिद्धेश्वर भंगड़ी जी, दैनिक हिंदुस्तान के स्थानीय संपादक श्री राकेश पाल जी, पत्रकार समिति गोरखपुर के अध्यक्ष अरविंद राय जी, उपाध्यक्ष श्री राजेंद्र त्रिपाठी जी, महामंत्री श्री कमलेश सिंह जी, प्रेम पराया जी,
आज के इस कार्यक्रम में विशिष्ट उपस्थिति जिन महानुभावों की है, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी, विपिन सिंह जी, महेंद्रपाल सिंह जी, सलामणि जी, गोरखपुर के हमारे सभी मीडिया से जुड़े हुए प्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आभारी हूं पत्रकार समिति गोरखपुर का, इन्होंने एक ज्वलंत मुद्दे को लेकर के मीडिया की क्या भूमिका होनी चाहिए इस विषय से संबंधित इस संगोष्ठी का आयोजन भगवान सूर्य के उत्तरायण में जाने के तत्काल बाद आयोजित किया है। और मेरा मानना है कि एक सकारात्मक दृष्टिकोण से आयोजित की गई इस संगोष्ठी के परिणाम भी उतने ही सकारात्मक होने वाले हैं, क्योंकि पत्रकारिता को हम लोगों ने रूपों में देखा है। शासन प्रशासन देश और दुनिया के अंदर क्या कुछ हो रहा है, वह एक दिव्य दृष्टि आप लोग को देते हैं, लेकिन मीडिया ने विगत 2 दशक के अंदर स्वयं ही बदलते हुए परिवेश को देखा है और बदलती भी परिदृश्य के स्वयं ही साक्षी रहे हैं। आज से 20 वर्ष पहले तक केवल प्रिंट मीडिया था और अखबार जब लोगों तक पहुंचते थे या फिर बहुत होता था तो आकाशवाणी या दूरदर्शन से संबंधित शासन की योजनाओं की और शासन से जुड़े हुए समाचार और कुछ अनजाने ज्वलंत मुद्दे जनता तक पहुंच पाते थे, लेकिन विस्तृत जानकारी के लिए आम जनमानस प्रिंट मीडिया पर निर्भर करता है। पिछले 20-22 वर्ष के दौरान आपने देखा होगा कि विजुअल मीडिया उसमें आया, तेजी के साथ उसका प्रचार प्रसार हुआ। इधर विजुअल मीडिया के अनेक संस्करण आ रहे थे कि सोशल मीडिया में भी अनेक चीजें सामने आई, अलग अलग प्लेटफॉर्म उसके लिए आ गए। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ब्लॉग के माध्यम से, अन्य अनेक प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आज हम उसके स्वरूप को भी देखते हैं और मीडिया का तो एक नया रूप डिजिटल मीडिया के रूप में हम देखने जा रहे हैं। इन सब चुनौतियों के बीच भी किसी की भूमिका कम भी नहीं हुई है और किसी के प्रति आकर्षण भी आज भी सामान्य जनमानस में सबके अपने अपने ग्रुप बने हुए हैं, यानी कह सकता हूं कि सबके अपनी जजमानी आज भी जीवित बची हुई है और उसके बीच उन चुनौतियों से जूझते हुए अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखते हुए मीडिया जगत से जुड़े हुए आप सभी जन कार्य कर रहे हैं। ये बदलता स्वरूप प्रगति के साथ मीडिया के नए रूपों में हम सबको उसके दर्शन हो रहे हैं। लोग उसके साथ जुड़ भी रहे हैं, उसका आनंद भी ले रहे हैं, उसका उपयोग भी कर रहे हैं और उसका दुरुपयोग भी हर स्तर पर हो रहा है। अपने अनुसार हर व्यक्ति उसकी व्याख्या भी करता है,
अलग अलग तरीके से उसको उसकी विवेचना भी करता है। और आज यहां पर गोरखपुर की पत्रकार समिति इस ज्वलंत मुद्दे को लेकर के बदलता हुआ परिवेश में पत्रकारिता की भूमिका क्या होनी चाहिए, इस बात को लेकर के इस गोष्ठी का आयोजन बाबा गोरखनाथ की इस पावन धरती पर मकर संक्रांति के अगले दिन ही आज यहां पर आयोजित हो रही है। पत्रकार समिति ने 2 वर्ष पहले एक बहुत सार्थक पहल की थी और उस समय गोरखपुर पत्रकार समिति ने नेपाल के पत्रकारों के साथ मिलकर के आपस में दोनों देशों के बीच केवल राजनयिक संबंध नहीं हो सकते, राजनयिक संबंध शासन के स्तर पर होंगे, लेकिन मैन टू मैन, व्यक्ति से व्यक्ति का संवाद, जो रोटी बेटी का संबंध नेपाल और भारत का था, दो शरीर लेकिन एक आत्मा का जो एक भाव था, इस भाव के साथ जुड़ते हुए प्रारंभ किया था। और मैंने देखा था कि उस समय गोरखपुर में भी और लखनऊ में नेपाल से जुड़ा हुआ मीडिया का एक ग्रुप मेरे पास भी आया था। उन्होंने गोरखपुर पत्रकार समिति के इस कार्यक्रम की अत्यंत सराहना की और उसके बाद उन्होंने नेपाल के अंदर जो रिपोर्टिंग की, मैंने उसके बाद देखा कि 2-3 डेलीगेशन मेरे पास नेपाल से आई थी, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, यूथ से जुड़े हुए, टूरिज्म से जुड़े हुए, एक अच्छी पहल बनी थी। लेकिन बीच में इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड के दौरान तो ये सब बात हुआ, लेकिन एक नई भूमिका के साथ आज यहां पर गोरखपुर की पत्रकार समिति इस अभियान को लेकर के आगे बढ़ रही है, अत्यंत सार्थक है, अभिनंदनीय है और मैं इस पहल का स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं गोरखपुर पत्रकार समिति के को, जिन्होंने यहां पर आज इस गोष्ठी को किया है। यद्यपि इसमें आचार्य मिथिलेश नंदनी शरण जी के और यहाँ पर आचार्य बद्री नारायण जी के विचारों को विस्तृत रूप से सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि दोनों अपने अपने क्षेत्र के विशिष्ट वक्ता है और उनकी बातों को उतनी ही विस्तार से सुनने के लिए उतना ही समय भी चाहिए। लेकिन ये एक पहल है, इस पहल को थमने नहीं देना चाहिए, आगे बढ़ने देना चाहिए, क्योंकि परिदृश्य जो नए जो बदलाव दिखाई दे रहा है ये वास्तव में आज की आवश्यकता है और आज की आवश्यकता के अनुरूप उठाए गए कदम अपने परिणाम उससे की गति में छोड़ देते हैं और परिवर्तन याद रखना एक प्रकृति का नियम होता है।